Recording in progress. Okay, so I think you have revised all the previous concepts. Slides already shared in group. So today we are going to start a new topic, which is periodic table. Okay, so in last class I explained that how we can arrange element according to their atomic number, because atomic number is unique for each and every element. है ना? So, but actually, first of all, we will discuss about the history of the element classification. Okay, so they do not know more about the atomic number initially. So some scientists try to classify elements according to their understanding. So we will discuss step by step, and then we will move to recent periodic table, Moseley's periodic table. It is called as Moseley's periodic table. ओके, तो सबसे पहले प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें कोई डाउट नहीं है ना, सब क्लियर है? नो सर, नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, वो सब बेसिक है, और मतलब सब बेसिक ही पढ़ाया, तो ऐसा कोई डाउट होगा नहीं, तो हो तो मुझे आप पूछेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीन्स periodic table means what? Periodic table is classification of elements. ठीक है ना, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे कि आपके घर में एक अलमीरा है, ठीक है ना, तो एक ही अलमीरा है, एक नहीं, मतलब एक ही अलमीरा है, और उसमें सबके कपड़े रखने हैं, तो कैसे रखेंगे? मतलब जैसे इसमें आपके पेरेंट्स के, आपके मतलब ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स जो भी हैं, उन सबके कपड़े रखने हैं, तो कैसे रखेंगे? ये हम उसको, हाँ, उसको पार्टीशन बना देंगे। सपोज है ना, सपोज हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो उसको हम पार्टीशन बना देंगे 1 2 3 ठीक है। और जैसे कि ये फर्स्ट फादर का हो गया, ये मदर का हो गया, और ये 2 बच्चों का हो गया, अलग अलग पोर्स, ठीक है। तो ये बनाना, अच्छा, एक तो ये अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है, टोटल अलमीरा है, आपकी अलमारी है, उसमें हम सारे कपड़े एक साथ रखेंगे। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? कुछ फ्रूटफुल रहेगा ये जो हम करने जा रहे हैं? पार्टीशन में व्यवस्थित रहेगा थोड़ा। हाँ, बस व्यवस्थित रहेगा। ये मतलब जैसे कि मुझे, हाँ, जैसे कि मुझे चाहिए, जैसे कि कोई जैसे कि फादर को कपड़े चाहिए, तो वो सीधा फर्स्ट वाले पोर्शन को ही चेक करेगा, ठीक है ना, तो उसको टाइम बच जाएगा, इजीली वो चीजें उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू 118, तो उनको कैसे अरेंज करेंगे? उनको भी अरेंज करना पड़ेगा। बाकी तो 100 एलिमेंट्स अगर एक साथ आपको बोल देंगे इतने सारे एलिमेंट्स है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सब चीजें हमको एक साथ पता नहीं चलेगी अगर सारे एलिमेंट्स एक साथ बात करें, क्योंकि कुछ गैसेस होती है, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, सेम कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड मतलब मेटल जैसे, बट मेटल नहीं। तो हम सबको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसके लिए हमको मतलब कि उनको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए बनाया गया आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, इसके लिए आपका बनाया गया पीरियोडिक टेबल। ओके, तो पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ ये सारे इसमें कवर होंगे, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई एम जस्ट मूविंग डायरेक्टली टू द फर्स्ट ट्रायल। ओके, सो ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेबोनियर। During the 19th century, chemists began to categorize the elements, है ना। तो 19th सेंचुरी में इन्होंने एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना चालू किया अकॉर्डिंग टू, तो कैटेगराइज कैसे करेंगे? सिमिलरिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टी,
मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या सिमिलर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मेटल है तो मैंने सारे मेटल को एक जगह रख दिया, सारे नॉन मेटल को एक जगह रख दिया, ठीक है ना, सारे गैसेस को एक जगह रख दिया। इस तरह से उन्होंने पार्टिसिप पार्टी मतलब क्लासिफिकेशन किया था। द केमिकल प्रॉपर्टी, द एंड रिजल्ट दिस स्टडी वाज ओवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ था 19th सेंचुरी से, और एंड यहाँ पे हुआ आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था, तो वो सबसे पहले जो ये साइंटिस्ट थे लेवोइसियर। तो लेवोइसियर ने क्या क्लासिफाई किया था कि एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर मींस आइदर दे आर मींस दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस। ओके, सो so according to their means physical property we can say, okay, means metal, non metal, gases and earth's metal. So he classified metal according to that. तो मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, कौन कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल? सर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाँ नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। हाँ सही है। ये सबसे बेसिक अगर प्रॉपर्टी बोले तो यही है कि मेटल आपका इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का दोनों का गुड कंडक्टर होता है, बट मेटल नहीं, नॉन मेटल नहीं होता। सेकेंड, मेटल लस्ट्रस होता है, मतलब चमकीला होता है। देन मेटल सोनरस होता है, मतलब साउंड को कन्वे कर सकता है। सो बहुत सी प्रॉपर्टी है, बट मेन प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। और गैस हमको पता है कि गैस अलग ही फेज है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं रहते हैं। और अर्थ मेटल होते हैं कुछ, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन हो गया लेवोसियर द्वारा, कि अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी ही जस्ट क्लासिफाई मेटल, नॉन मेटल, गैसेस एंड अर्थ। देन यस, सेकंड क्लासिफिकेशन था, वो था डेबोनियर, डेबोनियर स्टाइल। डेबोनियर स्टाइल जो साइंटिस्ट थे जॉन डेबोनियर, उन्होंने दिया था। तो इसको याद रखने का क्या सिंपल तरीका है, ट्राइड्स। ट्राइड्स मीन ट्राइड्स मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड ना, ट्राइड्स मीन्स जहाँ पे तीन चीजें होगी, ट्राइड्स, है ना। तो ट्राइड्स मतलब तीन चीजें। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब तीन तीन जनों का ग्रुप बनाया। मतलब जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो तीन तीन बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं कि तीन बच्चे ये सब ये इनकी केमिस्ट्री अच्छी है, तीन बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स अच्छी है, तीन बच्चे हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है। तो एक जनरल ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है। तो तीन तीन जनों को बनाया। अब तीन जनों में मैंने नाम लिया, सब नाम लिखा, सपोज एक्स, वाई एंड जेड। तो तीन बच्चे हैं जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उसमें एक्स को मैंने सबसे पहले लिखा, वाई को बाद में लिखा और जेड को सबसे लास्ट में लिखा। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है एक्स सबसे होशियार है। जो केमिस्ट्री में तीन अच्छे बच्चे हैं उसमें से भी एक्स सबसे होशियार है, देन वाई और देन जेड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा तो एक्स सबसे होशियार है, उसके बाद वाई है, उसके बाद जेड है। तो एक सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि जो वाई होगा उसका नॉलेज एक्स और जेड के बीच का होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इनको ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, तो मैं एक सिंपल सा चीज कह सकता हूँ कि जो वाई का जो नॉलेज है वो एक्स से कम है बट जेड से ज्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया था। इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट वाइज सपोज इन्होंने एक ट्राइड बनाया था, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये देखो ये तीन एलिमेंट है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो क्लोराइड है उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, सॉरी एटॉमिक वेट सबसे कम होगा। इन्होंने एटॉमिक मास लिया था, ठीक है ना। तो इनका एटॉमिक मास सबसे कम होगा और आयोडाइड का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा। तो ब्रोमाइड का क्या होगा, तो ब्रोमाइड का उन्होंने बोला कि इन दोनों का एवरेज होगा, समझे ना। मतलब कि एक जने के आए 100 नंबर, 100 में से 100, एक जने के आए 100 में से 80 नंबर, तो बीच वाले के कितने नंबर आए होंगे, एक आइडिया लगा सकते हैं क्या अपन? अगर तीन स्टूडेंट है उसमें से एक के 100 में से 100 नंबर आ गए, जो सबसे होशियार था। एक तीसरे के 80 नंबर आए, वो थोड़ा कम होशियार था। तो बीच वाले के कितने नंबर आएंगे, ऑब्वियसली 90, ठीक है ना। एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो 90 कैसे आया, हमने मतलब हमको पता नहीं है इसके इसके बारे में, इसके मार्क्स कितने हैं या है, हमने सिर्फ एस्टीमेट लगाया था, ठीक है ना। तो एस्टीमेट कैसे लगाया, हम दोनों का एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए 100 प्लस
80। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 2। ये सिंपलेस्ट तरीका है एवरेज निकालने का। तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये 180 डिवाइड बाय 2, ओके, एंड 180 डिवाइड बाय 2 इज 90, है ना। तो बस ये so this is the simplest method to find out the atomic mass of middle element. Okay, so यहाँ भी इन्होंने ये किया, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। उन्होंने क्या किया था कि क्लोराइड का वेट लिया 35.5, आयोडाइड का वेट लिया 170 और दोनों का एवरेज निकाला। तो जब दोनों का एवरेज निकाला तो उन्होंने पाया कि जो वेट जो आ रहा है वो मिडल कंपाउंड का वेट है। देखिए यहाँ पे 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 तो 81.25 आया। वो जो इनके मिडल वेट जो एक्चुअल में 80 है अभी, वो उसके लगभग सेम है, मतलब 80 और 81.5 अप्रोक्सीमेट सेम। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्राइड। सेकेंड ट्राइड लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें भी ऐसे ही किया। फर्स्ट वेट इज 7, लास्ट वेट इज 39। तो इन्होंने इन दोनों का एवरेज लिया, देखिए 7 प्लस 39 और डिवाइड बाय 2। अगर इन दोनों का एवरेज लिया तो भी 23 आया, जो कि उसके एक्यूरेट वेट के इक्वल है। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट ट्राइड्स उन्होंने उस टाइम बनाए थे, मतलब सबको ट्राइड्स बना दिया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, they did the same thing here, and also they find 88.5 which is near about 87.5। तो इस तरह से उन्होंने जितने भी एलिमेंट उस टाइम तक नोन थे उन सबका उन्होंने ट्राइड बनाया। ठीक है, बट ये तरीका भी मतलब आज की तारीख में फिजिबल नहीं, क्योंकि अब इतने एलिमेंट्स नोन हो चुके हैं कि सबका ट्राइड्स बनाएंगे तो हमको याद नहीं रहेगा कि कौन सा ट्राइड्स है। बट ये इनिशियली उनका ट्रायल था और ये काफी हद तक सक्सेस गया था। तो इस तरह से उन्होंने he classifies some elements into group of 3 which is called as triad। ठीक है ना। तो जब भी कोई पूछे कि डोबनियर ट्राइड्स क्या होता है तो आपको उसके बारे में ऐसे एक्सप्लेन करना। द एलिमेंट इन द ट्राइड हैड अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑर्डरली फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो ये ट्राइड्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऑर्डर है। मतलब ऑर्डर मतलब इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा, मतलब ये या तो कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन ऑर्डर में होगा। मतलब जैसे कि हाइट के हिसाब से ऑर्डर में खड़े कर रहे हैं तो कम ज्यादा ज्यादा इस टाइप से, तो सेम थिंग यहाँ पे है। तो इस तरह से इन्होंने डोबनियर ट्राइड्स बनाए थे। डोबनियर ट्राइड्स में कोई डाउट? सिंपल चीज है वैसे, पर कोई डाउट्स इसमें? गणेश समझ में आया डोबनियर ट्राइड्स क्या होता है? 3 जनों का ग्रुप है ये याद रखना, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, ओके गुड। तो ये इन्होंने डोबनियर ट्राइड्स बनाए थे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया। सर उस टाइम में जितने भी उस टाइम में एलिमेंट्स फाउंड हुए थे, हाँ हाँ मान लीजिए 50 60 100 जितने भी हुए थे, क्या सारे इस हाँ थ्योरी पे सही आ रहे हाँ थे कि हाँ सब ने हाँ। एग्जांपल ने नहीं, देखा? उन्होंने उन्होंने इसी तरह से अरेंज किए थे कि मतलब कि हम्म, बीच वाला मतलब इसके अंदर आ जाए। सारे एलिमेंट्स सक्सेस नहीं होते, लेकिन काफी उन्होंने काफी मतलब ट्राइड्स बना दिए थे उस टाइम। तो अच्छा, है ना, तो उस टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स नॉन नहीं थे। 1829 की बात हो रही है ना, तो उस टाइम ज्यादा एलिमेंट नॉन नहीं थे, तो जो थे उनके लिए लगभग सफिशिएंट थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मॉडल ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, सेकेंड जो साइंटिस्ट थे वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, अब ये जस्ट नेक्स्ट स्टेप, इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको ऑक्टेव्स मतलब 8 मतलब ऐसे सीरियल वाइज खड़ा किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन अगेन 1 2 3, मतलब तो ऐसे किया उन्होंने, जैसे 1 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स। सपोज ये उनका मास है, उनके मास के हिसाब से उन्होंने ऐसे अरेंज किया, 6 7 8। तो 9th वाला एलिमेंट क्या किया इन्होंने, वापस एक के नीचे लिख दिया इस तरह से 9 10। ठीक है ना। तो ऐसे इन्होंने किया तो इन्होंने क्या पाया गया कि जो ये एलिमेंट है जो एक ही कॉलम में आ रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है। इस तरह से इन्होंने अरेंज किया। तो इन्होंने क्या कहा, ही जस्ट कोरिलेटेड दिस ऑक्टेव विथ दिस
व्हाट से मींस means we can say that it is a like tune सारे गामा पागा निसा, देन अगेन सारे गामा पागा निसा, मतलब सारे गामा पागा निसा, सा के बाद वापस निसा, सा के बाद वापस सारे गामा पागा निसा आता है ना, तो मतलब वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एज ए म्यूजिक ट्यून के हिसाब से उन्होंने इसको कोरिलेट किया था। तो ये 1870 में किया था। और उन्होंने ये नोटिस किया था कि आफ्टर रियलाइजिंग द एलिमेंट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द सर्टेन प्रॉपर्टी रिपीटेड एवरी 8th एलिमेंट। जो आपका 8वां एलिमेंट है वो आपकी वापस हर 8वां एलिमेंट आपका वापस प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, ये उन्होंने बोला था। ये कहलाता है ऑक्टेट। तो ये इस तरह से किया था। देखिए ये कुछ एग्जांपल है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ डेव्स के। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन अगेन सोडियम। तो इसमें एलिमेंट्स और एटॉमिक वेट ये है 7, 9, 11, 12। उस टाइम तक वो इसमें यही एलिमेंट नॉन थे। इसमें आप बोलोगे कि सर बीच वाला एलिमेंट कहाँ है, तो उस टाइम वो दूसरे एलिमेंट नॉन ही नहीं थे, है ना। तो उस टाइम तक जो एलिमेंट नॉन थे उन्हीं को उन्होंने अरेंज किया, है ना। इसमें ये कंफ्यूजन मत करना कि मतलब, क्योंकि इसमें तो लिथियम 3, बेरिलियम, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे भी आएंगे बीच में जो उस टाइम तक नॉन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया था। तो एलिमेंट एटॉमिक मास एंड दिस इज 35.5। फिर उनका के आया, कैल्शियम आया। तो उस टाइम तक ये मतलब इसके बीच वाले नॉन नहीं थे, ठीक है ना। फ्लोरीन के बाद अगेन जो था उसका, ये फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन के बाद आएगा आपका नोबल गैसेस। नोबल, हाँ नोबल गैसेस आएगी ना। तो नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जो भी वो जो कॉलम है, यहाँ पे जो कॉलम होना चाहिए वो कॉलम उस टाइम तक उस टाइम तक नोन नहीं था, है ना। तो उन्होंने नहीं बताया। तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 3 3 प्लस 3 6 एंड 7। और आपका जो 8th एलिमेंट है वो वापस आपका सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो कॉलम बन रहा है इसकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी। समझ रहे हो ना? इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया था कि हर 8th एलिमेंट आपका वापस सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। क्योंकि सारे गम पागा नी सा, लास्ट वाला वापस सा है 8th एलिमेंट। जो 8th आपका साउंड है वो सा ही है, तो मतलब आपका वापस वो सर्कल बन रहा है। तो इस टाइप से उन्होंने अरेंज किए थे, ठीक है। तो इसको बोला था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। then Newland was first to publish the list of element in increasing order of their atomic masses. ओके, तो उसने कैसे जमाए थे उनको? उन्होंने जमाए थे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है ना? इन्होंने सिंपली मतलब एटॉमिक वेट के हिसाब से इनको अरेंज किया, और ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट इज शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, ठीक है ना। तो ये आपका 8th एलिमेंट है यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम है जो लिथियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगेन जो 8th एलिमेंट होगा वो पोटेशियम होगा, वो वापस जो सोडियम है उससे सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो फाइनली वी कैन से कि ये जो इस ग्रुप में इस कॉलम में, सॉरी, इस कॉलम में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन था उस टाइम का, गिवन बाय न्यूलैंड्स। देन लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ठीक है ना। तो ये क्या था? एटॉमिक वॉल्यूम कर्व उन्होंने ड्रॉ किया था। देखिए, तो अब ये जो कर्व है ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हुआ क्या था। ये आपका है एटॉमिक वॉल्यूम और ये है आपका एटॉमिक वेट। ओके, सो यहां से क्या हुआ? एटॉमिक वॉल्यूम जस्ट डिक्रीज्ड, then it is increasing like that, again it is sudden decrease, then again it is rising, then it is decreased। तो ये क्या हो रहा है कि एक जिग ग्राफ मिला है, ठीक है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इससे उन्होंने ये बोला था कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं तो साइज एक बार बढ़ेगी, फिर सडन डाउन होगी, फिर बढ़ेगी, फिर सडन डाउन होगी, फिर बढ़ेगी, फिर सडन डाउन होगी।
ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई आइडिया आपको, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब साइज एक बार बढ़ रही है फिर वापस डाउन हो रही है, फिर वापस बढ़ रही है फिर डाउन, मतलब इस तरह से जिग कर क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसमें। ये है आपकी एटॉमिक वॉल्यूम, और अगर आप इसको और सिंपल समझना चाहते हो तो एटॉमिक रेडियस, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे सपोज एटम इतना बड़ा था तो यहाँ पे छोटा सा हो गया, फिर ये वापस बड़ा हो गया, फिर वापस छोटा हो गया, फिर वापस बड़ा हो गया। ठीक है ना, मैं कंपेरेबल साइज बना रहा हूँ, एकदम एक्यूरेट साइज नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड। फिर वापस वो और बड़ा हो गया। तो इस तरह से क्यों हो रहा है, साइज, एटम की साइज बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। ये उसका एटॉमिक वेट जैसे बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रही कम हो रही है, ये ऐसा क्यों हुआ, कोई आइडिया लगा सकते हो आप। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ रही होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट थिंग, बट साइज का क्या इशू है, साइज क्यों डाउन हो रही है। सर जो हम लोग पिछले थ्योरी पढ़े थे उसमें जो चार्ज था हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, हम्म। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, हम्म। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, हम्म। जो उनके बीच के जो चार्ज रहता है, तो उसके हाँ कारण वेरिएशन आ सकता है क्या? हाँ हाँ, आप करेक्ट आंसर के बिल्कुल नियर है कि हम्म। वही है, मतलब बेसिक थिंग अगर देखा जाए तो इसके बीच में जो रीजन है वो वही है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, हम्म। पर थोड़ा सा और सोचिए कि मतलब क्यों एकदम इतना सडन डाउन कैसे हो रहा है, मतलब अगर एटॉमिक, चलो सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। एटॉमिक वेट बढ़ रहा है मतलब आपका प्रोटॉन भी बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा हम्म। ना। ठीक है, जो हाइड्रोजन हम्म। हीलियम तो प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, तो प्रोटॉन बढ़ रहा है मतलब क्या हम्म। करेगा, आपका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सपोज मैं यहाँ हम्म। पे ये एटम और ये न्यूक्लियस कह सकता हूँ। तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, प्रोटॉन जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में ऐड होता जाएगा। ठीक है, और प्रोटॉन हम्म। मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम्म। तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, और ये ताकत से कब खींचेगा, जब आपका एटॉमिक वेट ज्यादा है, एटॉमिक वेट ज्यादा है मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, तो हम्म। प्रोटॉन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हम्म। मतलब ताकत से खींचेगा। ओके, तो हम्म। मतलब अगर आपके प्रोटॉन सपोज एक था, फिर दो हुए, फिर तीन हुआ, तो क्या होगा, साइज का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यू साइज में क्या डिफरेंस आएगा, अगर जैसे मैं प्रोटॉन डालता जा रहा हूँ न्यूक्लियस में, तो साइज का क्या फर्क होना चाहिए। साइज कम होगा शायद सर। हाँ साइज कम होगा, वेरी गुड। ओके, मतलब जैसे कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोटॉन की ताकत ज्यादा होती है हम्म। इलेक्ट्रॉन से, वी कैन अंडरस्टैंड, ओके चार्ज ज्यादा हम्म। होता है। तो ये क्या हो रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पास में खींचेगा, तो आपका न्यूक्लियस का साइज, अगर सॉरी आपके एटम का साइज अगर यहाँ पे इतना बड़ा है तो दो का इतना होगा और तीन का इतना होगा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया, साइज कैसे रिड्यूस हो रहा है, ड्यू हम्म। टू इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, हम्म। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि साइज, ये जो डाउन हो रहा है, ये डाउन का तो समझ में आ गया आपको है ना, साइज डाउन हो रहा है, बट ये सडन वापस इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसा क्यों। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे साइज इसकी ये थी। ठीक है ना, और इससे जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट की साइज यहाँ पे है, मतलब बहुत ज्यादा हो गई। ये क्यों हुआ, ये हमको पता करना है कि साइज वैसे बढ़ क्यों रही है। आप बोलोगे सर जैसे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो साइज तो डाउन ही होनी चाहिए, तो बढ़ क्यों रही है। फिर सर उसके बाद हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, हाँ, तो वापस अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स वापस मिलते हैं तो फिर वो साइज अपना धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। नहीं लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि अलग अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं तो साइज हमेशा डाउन ही होगी, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन से, हम्म। एक तरह से समझने के लिए, हम्म। तो साइज हमेशा डाउन ही होगी। ठीक है, पर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसके लिए रखिए कि जैसे मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं उसकी साइज, मेरी एटम की साइज कम होती जाएगी। ये आपका थंब रूल है। ठीक है, अब ये साइज बढ़ रही है, इसके बारे में थोड़ा और सोचिए। अभी मुझे एक मॉडल और पढ़ाना है आपको एटम का, वो मैं मिस हो गया, बोर बोर मॉडल और पढ़ाना है। बोर मॉडल आप जब पढ़ोगे ना तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी।
वो मैं कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वो चीज वो अच्छा रहेगा उसको। तो एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया है राइट। लेकिन ये साइज जो बढ़ रही है यहां से यहाँ पे सडन, इसका रीजन आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए सर हम जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट्स में जो रहते हैं और स्टेशनरी मूवमेंट जो रहता है डिस्क्रीट क्वांटम रहता है उसके हिसाब से बोल रहे हैं आप? हाँ 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 सही है, वेरी गुड। हाँ, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो अगर आपका एटम जो अगर हम बोर मॉडल देखें, बोर मॉडल में आपको कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में। सॉरी। ठीक है, तो ये आपका सपोज ये हो गया आपका, अगर आप आउटर व्यू देखें ना, तो इस तरह से रहता है आपका। सपोज ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये जो हो गए, ये हो गई आपकी क्लासेस। फर्स्ट इसको कहते हैं सपोज के, एल, एम, और जो भी फर्दर आगे जो क्लास होती है, ठीक है ना। इसको स्मॉल स्मॉल एन से लिखते हैं, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज। ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहता है, इसको मैं कल और अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसकी स्लाइड बना के फिर अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। के में सपोज जो के सेल है, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल कौन सी है, के सेल जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है, ठीक है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। ओके, देन आपका जो एल सेल है, इसमें मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आइडिया? टोटल 8 आठ। इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ आइडिया बैठा आपको कि क्यों साइज का कुछ वेरिएशन आ रहा है? अब सोच के बताइए कि जो हमारा कर्व है ना, मैं कर्व यहाँ ड्रॉ करता हूँ आपको। ये है आपका साइज सपोज, और ये है आपका एटॉमिक मास, ठीक है, एम, एटॉमिक मास है। तो साइज मेरा पहले यहाँ था, ऐसे डाउन हुआ, फिर यहाँ बढ़ा, फिर इस टाइप से बढ़ा, फिर अगेन डाउन हुआ, फिर ऐसे बढ़ा, ठीक है ना। तो इस टाइप का कर्व क्यों आ रहा है, अभी आप बता सकते हैं इसमें? इसको देख के। अब हाँ सर इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन सडनली मूवमेंट हो रहा है हाँ आउटर सेल्स में, हाँ तो ड्रास्टिक एनर्जी के साथ वो बाहर जा रहा है, तो हाँ। फिर उसके जो साइड है उसके बीच में जो वेरिएशंस आएंगे। पहले हम्म, तो न्यूक्लियस के पास था, सडनली 8 हो गया, फिर अगर 16 हो जाते हैं तो बढ़ते जाएंगे हम्म। साइज, उसका हाँ रेडियस राइट। बढ़ते जाएगा सेल्स अगर एक्सपांड हो रहे हैं तो। हाँ हाँ सही है, यही रीजन है। सबसे पहले क्या होगा कि आपका एक इलेक्ट्रॉन ही है सपोज, एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में। हाँ, एक बार मैं से हटा देता हूँ ये। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका सपोज, इसको मैं बड़ा बना के इसको मतलब एल से, ठीक है। तो इनिशियली आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, एक। तो ये एक। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो आपका एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन में यहाँ और बढ़ाता हूँ, तो अब क्या हुआ, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। पर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन इज मोर पावरफुल कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी साइज यहाँ से यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। साइज अगर यहाँ से यहाँ जाए तो डिक्रीज होगी, ठीक है। अब अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो वो कहाँ जाएगा, अगर इस अरेंजमेंट में इफ आई एम गोइंग टू फिल थर्ड इलेक्ट्रॉन, सो वेयर आई हैव टू गो। सर तो के सेल से बाहर आ जाएगा वो तो। हाँ बस यही रीजन है। अब क्या देखो, तीसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ते क्या हो रहा है कि वो जा रहा है यहाँ पे जा रहा है। तो पहले इसकी रेडियस इतनी ही थी, पहले ये इतना ही बड़ा था, लेकिन
2 इलेक्ट्रॉन जब तक भरे तब तक इसका रेडियस इतना ही था, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन भरते ही इसका रेडियस कितना बड़ा हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये सब R1 है, तो आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन आते ही ये R2 हो गया, मतलब R2 काफी बड़ा है R1 से। तो ये साइज जो यहाँ से यहाँ डाउन हुई, ये हुई, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हुआ तो साइज डाउन हुई। बट जैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला थर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, साइज काफी बढ़ गई। ठीक है, तो साइज क्यों बढ़ी? क्योंकि आपका सेल, आपकी क्लास चेंज हुई या सेल चेंज हुआ। ठीक है, जो सेल है वो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अब आपका ये काउंट हो रहा है। अब आप जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे पूरे, तब तक साइज क्या होगी? कम होगी या बढ़ेगी? उतना ही रहेगा, कम 8 हो, तक तो उतना ही रहेगा ना सर, मतलब नहीं, अपना। वापस कम होती जाएगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो हम प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। अगेन वो वाला रूल काम आएगा कि प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अगेन वो थोड़ा हम्म। मतलब डाउन ट्रेंड में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं, देखिए ये मैंने थोड़ा सा, देखो यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब अगेन यहाँ पे डाउन हो जाएगा ना एक बार। अगेन अगर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 8वें तक डाउन जाना चाहिए। ठीक है, हम्म। फिर नहीं 8वें नहीं 10वें तक, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बढ़ गए, 8 यहाँ बढ़ेंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो डाउन जाएगा, देन अगेन वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जाएगा फिर थर्ड सेल में, इससे बाहर वाले में। तो इसलिए अब समझ में आया ये ग्राफ। लेट मी शेयर। अभी आपको समझ में आया ये ग्राफ क्या है? हाँ सर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्लियर पता चलता है क्या हो रहा है। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बना, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, और इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन लिथियम भी है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। फिर अगेन सर इसमें, एक डाउट था, हाँ हाँ हाँ, अगर जब 8 इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे और अंदर हम्म, के सेल में 2 रहेंगे, तो हाँ अभी मान हाँ लीजिएगा 10 ही इलेक्ट्रॉन है, के और हाँ एल सेल बना, हाँ हाँ। तो इस कंडीशन में क्या स्टेबल कंडीशन कहलाएगा कि अपने आप प्रोटॉन और उसको मतलब करेगा, खींचेगा, रेडियस कम होते जाएंगे या उतना पे स्टेबल रुक जाएगा उतने रेडियस पे? जिस पर 8 इलेक्ट्रॉन होने पे, मतलब सेकंड सेकंड सेल में 8 जैसे इलेक्ट्रॉन हो मैंने जाएंगे। हाँ 8 हो गए, हाँ तो हाँ। क्या आप धीरे धीरे क्या प्रोटॉन्स उसको खींच के अपनी रेडियस को कम कर देंगे, बिल्कुल जीरो तक ला सकते हैं, नहीं या नहीं नहीं नहीं, उतने जीरो, तक इक्विलिब्रियम में? जीरो तक नहीं लाएंगे। वो एक फिक्स पोजीशन तक पर ही रहेंगे, उससे ज्यादा मतलब एक फिक्स चार्ज रहेगा, मतलब वो दोनों आपस में अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे में वो घिरेंगे नहीं। समझ रहे ना, प्रोटॉन और, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल के मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा नहीं, एक रेडियस रहेगी हम्म। हमेशा। ये क्यों रहेगी ये भी हम पढ़ेंगे, जब बोर मॉडल पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें मैं क्लियर करूंगा कि क्या होता है। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें जो रोटेशनल मोमेंट रहता है उसकी वजह से क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी डिटेल में, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अदर स्टूडेंट, कुंदन, गणेश, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। समझ में आ रहा है ये क्या क्या चल रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछिए कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं अब आपको समझाऊंगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका जैसे एटॉमिक, कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे ये इसकी साइज चेंज हो रही है। ठीक है, कल आप थोड़ा इसमें बोर मॉडल के बारे में पढ़ के आइए और पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ के आइए। ठीक है, ठीक है सर। और मेंडलिफ, दिमित्री मेंडलिफ थे जिन्होंने मतलब काफी अच्छी बड़ी पीरियोडिक टेबल पब्लिश की थी, और उसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्योंकि उसके लिए मतलब उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक बोर मॉडल और पढ़ा देता हूँ एटम के बारे में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर हाँ, यस, हाँ बोलिए। हेलो, यस, यू, अनिल जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? सर अनिल जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका। या अनिल जी आपका म्यूट है कैमरा, सॉरी माइक म्यूट है आपका। हाँ हाँ सर, अगर सिलेबस मिल जाए तो सर हम थोड़ा सा 1-1.5 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, मीन्स जैसे से मान लीजिए हाँ हमें कल क्या चैप्टर पढ़ना है, थोड़ा हम आधा हाँ घंटा लर्न करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड होगा।
हाँ हाँ मैं तो एक आपको बार शेयर, थोड़ा सा सिलेबस चाहिए था। हाँ मैं शेयर कर दूंगा। मैं जो ओके सर। विक्रम जी ने मेरे को भेजा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ओके सर, ओके कोई ओके। दिक्कत नहीं। सर मैं ठीक पूछ है। रहा था कि अपना हाँ क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते 1 घंटा के लिए, मतलब आधा घंटा जो सेशन चल रहा है उसको 1 घंटा या थोड़ा लॉन्ग सेशन करेंगे। नहीं तो एक्चुअली क्या कि मैं तो हमेशा मतलब ये क्लास एंड होने के बाद वापस दूसरी क्लास भी करता हूँ, पर बच्चे ज्वाइन करते नहीं है। मतलब एक्चुअली लास्ट टाइम भी सिर्फ 2 बच्चे ही ज्वाइन किया था। तो सबसे सर पहले वो तो मैंने ज्वाइन करने के लिए ट्राई किया था, उस लिंक से हुआ नहीं। नहीं, दो तीन बच्चों ने तो ज्वाइन किया था। एक ये जैसे गणेश गणेश थे, और शायद गणेश तो थे, ये मुझे पता है, एक जने और थे मुझे याद नहीं। तो लिंक मैंने तो ये, सेम लिंक पे कनेक्ट किया बट वो ज्वाइन ही नहीं हुआ। हाँ क्या पता कुछ। मुझे फोन कर दीजिएगा कभी ऐसा दिक्कत आता है ना, तो मेरा फोन नंबर है ना उसमें, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ अगर सर। कभी लिंक भी का कोई दिक्कत आता है तो मुझे फोन करिएगा। हो सकता है कभी कोई टेक्निकल तो इश्यूज अभी की वजह से ना। अभी मैं सोच रहा अभी हूँ सर कि आप सुनिए, इसके बाद हाँ, क्लास लेंगे? नहीं अभी अभी आज आज स्ट्रेंथ कम है ना, तो मैं सोच रहा हूँ अभी विक्रम जी से बात हम्म। करता हूँ क्या दिक्कत है, क्योंकि सब बच्चे होंगे तो पढ़ाने से मतलब है कि इतने कम में कैसे चलेगा, वो वाली बात है। तो एक बार मैं बात करता हूँ, और कल से जी सर। हाँ अभी ये आप अटेंडेंस शेयर कर देना, है ना, उस पे ग्रुप में जी। 3 जने हैं। और फिर मैं ओके कल सर। 1 घंटा तो लेना ही है क्लास, 1 घंटा तो मिनिमम क्लास लेना ही है हमको। ठीक है। तो ओके। वो बस आप रेगुलर रहिए सब, और जो बच्चे हैं उनसे बात ओके करता सर। हूँ। सर थोड़ा सा सिलेबस शेयर कर दीजिएगा हाँ सर। हाँ हाँ मैं भी कर देता हूँ, सिलेबस आपको शेयर कर देता ओके सर अपना ओके जो ओके। टाइमिंग है ना क्लास का 8:30 हूँ। से हाँ अच्छा है, लेकिन सर जितना अच्छा मतलब लंबा क्लास चलेगा ना तो बाकी के भी सिलेबस कवर होंगे, क्योंकि हाँ विक्रम हाँ सर ने सिलेबस डाले थे 20-22 पेज का सिलेबस है। तो हाँ अपन हाँ उसको ना कवर करने में मुझे लगता है काफी टाइम लगेगा। अच्छा, मैं जो मेरे को पढ़ाना है वो पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए बोला है, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है हाँ। वैसे पॉलीमर केमिस्ट्री। एंड आई एम हियर, मतलब इस बार। हाँ, मैं ज़्यादा हाँ। क्लास नहीं लूंगा, मतलब मेरे को क्या कि लिमिटेड क्लास लेनी है, तो तब तक मैं पॉलीमर केमिस्ट्री आपको हम्म। खत्म कर दूंगा। मतलब आपको बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा अगर आप मेरे साथ मेरा हेल्प करते हैं तो मैं आपको बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि हम्म। आपको चीज़ें आराम से समझ में आएगी आगे की।